नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम कुछ स्पॉट द एरर्स के सेंटेंसेस करेंगे और ये सेंटेंसेस भी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की जो पिछले सालों में कुछ परीक्षाएं हुई हैं उन्हीं से लिए गए हैं। तो पिछली जो हमारी लेसन था उसमें हमने किया था CGL 2010 की फर्स्ट सीटिंग से क्वेश्चन जो थे वो हमने किए थे। आज हम उसी एग्जाम के यानी CGL 2010 की सेकंड सिटिंग में जो क्वेश्चन आए थे, सेकंड सिटिंग के क्वेश्चन पेपर में जो कुछ क्वेश्चंस थे स्पॉट द एरर्स पे, उनको करेंगे। उसके बाद 2011 में जो परीक्षा हुई थी वो 2 दिन तक स्प्रेड थी और हर दिन की 2 सिटिंग थी, यानी 4 सिटिंग उस टाइम हुई है। 4 पेपर दिए गए हैं 2011 में। उन चारों में जो क्वेश्चन आए थे स्पॉट द एरर्स वाले, उनको भी करेंगे। तो एक तरह से आज हम 5 क्वेश्चन पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं स्पॉट द एरर्स वाले, उनको कवर करेंगे। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये हम ट्राई करेंगे आज, और मैं वही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लेसन को एक बार रोक कर और खुद कोशिश करें थोड़ा सा करने की, जानने की, आइडेंटिफाई करने की कि कहाँ पर एरर है, और उसके बाद रिज्यूम करें और फिर कंपेयर करें। आई 2010 सेकंड सिटिंग का जो CGL का पेपर था उसमें ये 5 क्वेश्चंस थे स्पॉट द एरर के लिए। पहला था, जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ। ये देखिए कुछ ऐसा, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ऐसा है कि एक आदमी है और वो जज है और उसका लड़के का केस है, यानी उस लड़का जो उसका है वो अक्यूज्ड है। अब इस सिचुएशन में वो जो जज साहब हैं वो एक बाप भी हैं और एक जज भी हैं। तो ऐसी स्थिति में वो जो क्वेश्चन जिसने डाला है वो ये कहना चाहते हैं कि उस आदमी में जो जज था और उसी आदमी में जो एक फादर था, तो जो फादर है वो जीत गया। और किस पे जीत गया? फादर पे जीत गया जज, यानी उस एक ही व्यक्ति के अंदर 2 नाउन है। इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम यूज करते हैं तो उससे पहले द लगता है, तो जज से पहले द लगना चाहिए था, जैसे कि फादर से पहले लगा हुआ है। तो यही हमारी एरर है। द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ। अगला क्वेश्चन, 9/10 ऑफ द पिलर हैव रोटेड अवे। यानी अगर हिंदी में इसका अर्थ लें तो यह है कि इस पिलर का, इस स्तंभ का 9/10वां हिस्सा गल गया है। देखिए हिंदी में पढ़ने से ही पता लगा हमें, गल गया है हिस्सा। 9/10 यानी उसके 10वां हिस्सा करें और 9/10 ले लिए जाएं, यानी उन 10 जो हिस्से बने हैं उसमें से 9 हिस्से ले लिए जाएं, तो इतना पिलर गल गया है। तो गलती कहां पर है? जब गल गया है, पिलर इतना गल गया है तो एक ही ना पिलर, उसका 9/10वां हिस्सा गल गया है, तो ये जो हैव है इसकी जगह हैज आएगा, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये 3rd पर्सन सिंगुलर है। अगला, वन मेजर रीजन for the popularity of television is that most people like to stay at home। यानी जो टेलीविजन की लोकप्रियता है उसका एक बड़ा कारण है कि लोग घर में रहना पसंद करते हैं, अधिकतर लोग घर में रहना पसंद करते हैं। तो यहां पर क्या है कि जो मोस्ट पीपल है इसको थोड़ा सा बेटर किया जा सकता है, मोस्ट ऑफ द पीपल, लोगों में से बहुत सारे। तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा, वन मेजर रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ टेलीविजन इज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक टू स्टे एट होम। अगला,
Our efforts are aimed to bring about a reconciliation. हमारे जो कोशिशें हैं, हमारे जो प्रयत्न हैं, उनका जो उद्देश्य है वो ये है कि समझौता करा दिया जाए। तो ये आप देखिए, जो एम है, जो वर्ब है एम, इसके बाद प्रीपोजिशन हमेशा एट लगती है और उसके बाद जेरेंड आता है। Our efforts are aimed at bringing about a reconciliation. ये बनेगा करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट, 3 conditions critical for growing plants, यानी पौधों को उगाने के लिए 3 जो क्रिटिकल कंडीशंस हैं वो हैं सॉइल, टेम्परेचर। अब देखिए 2 जब आ गई हैं और 3 ही वो कंडीशन बता रहा है, तो इसका मतलब 2 के बाद आपने एंड लगाना है, वो इसमें नहीं लगा हुआ। तो ये बनेगा 3 conditions critical for growing plants are soil, temperature and, अब यहां एंड के बाद केमिकल बैलेंस और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, यानी केमिकल बैलेंस या अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ये तीसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन के 2 हिस्से हैं, या तो ये या ये, यानी 2 के बाद एंड आ जाना चाहिए जब 3 ही चीजें आपने बतानी हो तो। अब देखिए, अब करते हैं हम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2011 का 19 जून 2011 को फर्स्ट सिटिंग का जो पेपर था उसको करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन, यानी एक वरिष्ठ डॉक्टर ने चिंता प्रकट की है किस बात पर? फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन, जो फिजिशियंस ने इस टीके को रिकमेंड किया है उस पे चिंता व्यक्त की है। तो आप ये ध्यान रखिए, जब ये एक्सप्रेस कंसर्न होता है तो उसके बाद जो फिजिशियंस रिकमेंडेड नहीं आएगा, यहां पर रिकमेंडिंग आएगा कि फिजिशियंस के टीके को रिकमेंड करने पर रिकमेंडेड तो किया हो जाएगा, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में जो भी बनाए, क्योंकि हैज हैव हैड नहीं है तो ये सेकंड फॉर्म बनेगी, इसमें ये टेंस की त्रुटि बन जाएगी। तो करेक्ट सेंटेंस ये बनेगा, ए सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडिंग द वैक्सीन। अगला सेंटेंस, वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नोन मैकेनिज्म्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ। अगर आपने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियोस हमारी देखी हैं, बेसिक इंग्लिश ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है उसमें से, तो आपको ध्यान होगा कि जब हैव, हैज, हैड हो और उसके बाद फोर्थ फॉर्म हो तो उनके बीच में बीन लगने पर वो पूरा सेंटेंस बनता है। तो वी हैव बीन डिस्कसिंग all the known mechanisms of physical growth, यानी have और discussing के बीच में been missing है। अगला सेंटेंस, children enjoy listening to ghost stories especially on Halloween night। देखिए ये तो बहुत आसान सा है, शायद ज्यादातर लोगों ने पकड़ा होगा। देखिए चिल्ड्रन अपने आप में एक प्लूरल है चाइल्ड का, और उसके बाद एस लगाना तो एक तरह से बेवकूफी हो जाएगी, आप किसी को 2 बार प्लूरल कर रहे हो, प्लूरल का ही प्लूरल बना रहे हैं, तो चिल्ड्रंस नहीं होगा, चिल्ड्रन होगा। चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट। हैलोवीन नाइट ये एक त्योहार होता है क्रिश्चियंस का, खासकर अमेरिका में मनाया जाता है। तो उस पे क्या होता है, भूत प्रेतों की कहानियां सुनाई जाती हैं और बच्चों को वो बड़ी पसंद आती हैं। जस्ट मैंने एक कॉन्टेक्स्ट चल रहा था तो आपको पता है। अगला सेंटेंस, आई हैव मेनी वर्क्स टू डू, मेरे पास बहुत सारे काम हैं करने को। देखिए सब ये जो काम है ना, आप ये कहें कि मेरे पास बहुत काम है करने को, काम की संख्या नहीं होती।
जॉब्स होता है वो प्रॉपर वर्ड है अगर आप संख्या में बताना चाह रहे हैं तो। आई हैव मैनी जॉब्स टू डू, लेकिन ये वर्क है तो मैनी नहीं आएगा। मैनी आता है काउंटेबल के लिए, जो गिनी जा सके। और ये वर्क तो गिना नहीं जाता। मेरे पास बहुत सारा काम है, तो ये जो काम है ये गिना नहीं जा रहा है, इसलिए मैनी की जगह मच आएगा। आई हैव मच वर्क टू डू या आई हैव मैनी जॉब्स टू डू। अगला, देर आर सो मैनी फिल्थ्स ऑल अराउंड द प्लेस। फिल्थ होता है कूड़ा। कूड़ा भी इसी तरह से, जैसे काम है इसी तरह से कूड़ा भी गिना नहीं जाता है। तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा देयर इज सो मच फिल्थ, एसेट जाएगा यहां से, ऑल अराउंड द प्लेस, जगह के चारों तरफ बहुत सारा कूड़ा पड़ा है। देयर इज सो मच फिल्थ ऑल अराउंड द प्लेस। अब 19/6/2011 को सीजीएल का जो टेस्ट हुआ था सेकंड सिटिंग में, उसको हम लेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें भी वही 5 क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन है, ए ग्रेट मेनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। हैव बीन डिक्लेयर्ड, इसी से पता लग रहा है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होना चाहिए। मैनी से भी पता लग रहा है। हाँ, ये जो सिर्फ ए लगा है इससे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स आएगा यहां पर, ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स। जो मैनी आ जाता है, मैनी से पहले ए भी लगा हो चाहे, तो उसके बाद प्लूरल आपका नाउन लगेगा। ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। अगला, वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 crore प्रोजेक्ट विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। देखिए साहब, इसमें हमारे साथ जो गलती होती है वो इसलिए होती है कि हम हिंदी भाषी हैं। हम ये कहते हैं कि एक 3 करोड़ रुपए की योजना हम अगले कुछ महीने में लॉन्च करने जा रहे हैं। तो 3 करोड़, करोड्स नहीं आएगा यहाँ पर, करोड़ आएगा। जैसे बोलते हैं ना कि मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है, आई हैव ए 100 रुपी नोट। रुपीस नोट नहीं होता उसमें। या ही हैज ए 10 रुपी नोट, रुपीस नोट नहीं होगा। तो जब रुपी से पहले या किसी संख्या से पहले काउंटिंग हो 1 2 3, और यानी वो एक संख्या को बताए, 300 करोड़ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट तो 3 करोड़ का है पर एक ही प्रोजेक्ट है। तो ये 3 करोड़ है। एक देखिए 3 और करोड़, इसके बीच में हाइफन भी है, इसी से भी आप एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो करोड्स वगैरह है, ये प्लूरल नहीं होगा, 3 करोड़ होगा, 10 रुपी होगा, 100 रुपी होगा। नोट का आप जिक्र करेंगे, ठीक है। तब वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट। अगला सेंटेंस, I hope to go to shopping this weekend if the weather permits। तो देखिए साहब, ये जो I have to go to shopping है ना, ये गलत है। I have to go for shopping आएगा, या I have to go to shop। शॉप का मतलब दुकान पे जाऊंगा। अगर आपने कोई खास चीज खरीदनी है, I have to go to buy medicines, तब तो ठीक है, चल जाएगा टू बाई। लेकिन अगर आप जनरल टर्म यूज कर रहे हैं, आई होप टू गो फॉर शॉपिंग दिस वीकेंड इफ द वेदर परमिट्स। द लॉयर आस्क्ड इफ इट वाज वर्थ टू टेक द मैटर टू द कोर्ट। वकील ने पूछा कि क्या इसमें बारा खाएगा इस मामले को कोर्ट में ले जाने में। कई बार होता है ना कि आपका जो मुकदमेबाजी का जो खर्चा है वो बहुत पड़ जाता है, और वो चीज़ इतने की नहीं होती जिसके लिए आप मुकदमा कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि वारा खाएगा इसमें। ये जो वर्थ शब्द है ये वारे के लिए यूज हुआ है। अब आप ध्यान रखिए कि जब आप वर्थ को प्रयोग करते हैं, उसके बाद आपने इन्फिनिटिव नहीं लगाना है, उसके बाद आपने जेरेंड लगाना है। तो द लॉयर आस्क्ड इफ इट वाज वर्थ टेकिंग द मैटर टू कोर्ट। अगला, आफ्टर ए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन वी डिस्कवर्ड दैट द हाउस वाज इन्फेस्टेड विद टर्माइट्स। इसमें भी आपको पता लग गया होगा कि जो इन्वेस्टिगेशन है, इससे पहले वाला वर्ड है केयरफुली।
ये इन्वेस्टिगेशन को क्वालिफाई कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन के गुण में कुछ ऐड कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण, छानबीन, ये एक देखिए नाउन है, और नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है, और केयरफुली एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब है। इसलिए यहां पर एडजेक्टिव वाली जो फॉर्म है इसकी, केयरफुल, वो आएगी। After a careful investigation, we discovered that the house was infested with termites. एक बड़ी ध्यान से छानबीन करने के बाद हमें पता लगा कि घर टर्माइट से, दीमकों से ग्रसित है। आइए, एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम 2011 में 26 जून को हुआ था, फर्स्ट सिटिंग, उसको अब लेते हैं। पहला सेंटेंस, His son is working very hardly. कहना ये चाहते हैं कि उसका जो बेटा है वो बहुत मेहनत कर रहा है। तो इसमें से आप देखिए, हार्डली आप कभी यूज नहीं करना। हार्ड होता है करेक्ट एडवर्ब। हार्डली का मतलब तो ना के बराबर होता है। अगर आपने किसी को ये कह दिया ना कि हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्डली, इसका मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि उसका बेटा बिल्कुल मेहनत नहीं करता, ना के बराबर मेहनत करता है। तो हार्डली से LY हटा दीजिए, हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्ड। अगला, डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैज डन दिस पीस ऑफ ब्यूटिफुल वर्क। इसमें भी देखिए, डू यू नो दैट, क्या आपको पता है कि इट वॉज आई, मैं था जिसने ये सुंदर काम का जो पीस है ये किया है। जब पास्ट टेंस आ गया, इट वॉज आई, तो आप हु के बाद भी पास्ट टेंस ही लगाएंगे। तो करेक्ट सेंटेंस जब आपका बनेगा तब कि आप हैज की जगह हैड कर देंगे, और पढ़ेंगे इसको, फिर बनेगा, डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैड डन दिस पीस ऑफ ब्यूटिफुल वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। कंपनी ने कुछ नए उपकरण ऑर्डर किए हैं। तो हिंदी में है उपकरण ऑर्डर किए हैं, लेकिन अंग्रेजी में इक्विपमेंट का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता ही है सेट ऑफ टूल्स। सेट ऑफ टूल्स और मशीन्स, यानी पूरा जो जितने औजार होते हैं उनके सेट को इक्विपमेंट कहते हैं, और इसका प्लूरल फॉर्म भी इक्विपमेंट ही होती है, ऐसा नहीं लगता है। तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट। अगला सेंटेंस, द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज सीम्स क्वाइट सिक्योर ओवर टू ओवर ग्रोइंग डिमांड। ये सब ओव्ड टू जो है ना, ये गलत है, यहां पर ओविंग टू आएगा। ये आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, और इसका जो कंफ्यूजन होता है ज्यादातर ड्यू टू के साथ होता है। ड्यू टू और ओविंग टू ये इंटरचेंजेबल तो नहीं है, पर इनमें काफी सिमिलरिटी है, बट ओव्ड टू नहीं आएगा, इसलिए ओव्ड टू यहां पर है, यहां आपकी मिस्टेक है, ओव्ड की बजाय ओविंग आएगा। अगला सेंटेंस, द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। देखिए सब, ये जो हिट है, ये देखिए आप कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म, तीनों की स्पेलिंग यही होती है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तब तो इज ठीक है, चलता, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि अगर ये फर्स्ट फॉर्म होता तो वैक्सीन, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हिट्स आ जाता है यहां पर। तो ये सेकंड फॉर्म है, तो आप इज की जगह वाज लगाएंगे डॉग्ड से पहले, और करेक्ट आपका सेंटेंस बनेगा, द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट, जब टीका भारतीय बाजार में आया तो उससे कंट्रोवर्सी उपजी। Was dogged by the controversy. The vaccine, when hit the Indian market, was dogged
बाय कंट्रोवर्सी। अब हम सेकंड सिटिंग में जो क्वेश्चन था 26 जून 2011 में सीजीएल का क्वेश्चन पेपर जो था उसमें से ये सेंटेंस बचे हुए अब लेंगे। पहला सेंटेंस, इफ यू हैड टोल्ड आई वुड हैव हेल्प्ड यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए साहब, ये जो सेंटेंस है इसमें कोई बड़ी सी गलती तो नहीं है, लेकिन मैं अगर हूं तो टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट जरूर लाऊंगा। टोल्ड का मतलब ही होता है सेड टू, और जब तक आप उस पे ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे कि किसको बताया तो सेंटेंस की सेंस नहीं बनेगी। तो आप टोल्ड क्यों लगा रहे हैं, फिर सेड ही लगा देते। इफ यू हैड सेड ये लगा देते आप। जब टोल्ड लगाया है इसका मतलब इसके बाद टोल्ड के बाद मी भी लगना चाहिए। मी या यू या हिम कुछ भी लगना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगनी चाहिए किसी नाउन की। इफ यू हैड टोल्ड मी, अगर आपने मुझे बताया होता, आई वुड हैव हेल्प यू सॉल्व द प्रॉब्लम, मैं आपको समस्या को सुलझाने में मदद करता। ये मिस्टेक है इसमें, यानी टोल्ड के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म या तो आई की लगाएंगे तो मी लगेगा, यू की लगाएंगे तो यू ही रहेगा, ही की लगाएंगे तो हिम हो जाएगा, सी की लगाएंगे तो हर हो जाएगा, और दे की लगाएंगे तो देम हो जाएगा। अगला सेंटेंस, द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। देखिए इसमें आपको सब्जेक्ट पहचानने में मिस्टेक हो सकती है, इसलिए ये इन्होंने सेंटेंस दिया है। द अरेबियन नाइट्स एक बुक है, हालांकि लास्ट में नाइट्स आया हुआ है तो ऐसे लगता है कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसलिए आर लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये द अरेबियन नाइट्स ये एक ही सिंगल टाइटल है एक बुक का। तो इसका मतलब ये बुक के बारे में कह रहे हैं कि जो किताब है द अरेबियन नाइट्स ये बहुत ही सही में एक इंटरेस्टिंग किताब है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, इसलिए आर के बजाय इज आएगा। अगला सेंटेंस, ही लव्स हर डेस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। अच्छा, ये डेस्पाइट का जो वर्ड है इससे मिलता जुलता वर्ड है इंस्पाइट ऑफ। दोनों का एक ही मीनिंग होता है। कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है कि इंस्पाइट के बाद ऑफ जरूर लगेगा, बट डेस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। डेस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगेगा, इंस्पाइट के बाद ऑफ लगेगा। तो या तो ये सेंटेंस लिखते ही लव्स हर इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, वो भी ठीक होता, लेकिन इन्होंने क्योंकि डेस्पाइट यूज किया है तो इसके बाद ये ऑफ है, ये नहीं लगेगा, हट जाएगा, और करेक्ट सेंटेंस बनेगा ही लव्स हर डेस्पाइट हिमसेल्फ। अगला सेंटेंस, ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन। जब आप सभी के साथ कह रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, सभी से ही वो सुंदर दिखने वाली हैं, तो आप सुपरलेटिव डिग्री यूज कीजिए ना, ये तो आप कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं। ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द बेस्ट लुकिंग वन। गुड, बेटर, बेस्ट। अगला, व्हेन आई वेंट देयर चार्लस इज प्लेइंग ए गेम ऑफ चेस। जब मैं वहां गया तो चार्लस चेस खेल रहा था। तो इज क्यों आएगा साहब, ये तो पास्ट की बात कर रहे हैं आप। व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया, चार्लस वाज प्लेइंग ए गेम ऑफ चेस। चार्लस चेस का गेम खेल रहा था, इज की जगह वाज हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने ये कुछ किए हैं, लेकिन 2013 वाला हम पहले ही कर चुके हैं। अब हमारा जो सीजीएल का पेपर है, जो कवर करना रहता है स्पॉट द एरर के एंगल से, वो सिर्फ 2012 का बचा है। वो मुझे उपलब्ध नहीं हो पाया। अगर किसी के पास है तो अपने कमेंट सेक्शन में ही डाल दें, इसी के नीचे उसको पेस्ट कर दें। मैं नेक्स्ट जो लेसन तैयार करूंगा उसमें उसको कवर कर लेंगे।
नहीं तो मैं आज ही इसको बना देता अगर मेरे पास होता तो। कहिएगा आपको कैसा लगा। अब एग्ज़ाम नज़दीक है और थोड़ा सा स्पीड करेंगे। किसी किसी और ने लिखा भी है कि सब एक्टिव हो जाइए, तो एक्टिव होने का मैं मतलब यही समझता हूँ कि मुझे कह रहे हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा लेसन्स तैयार कीजिए। कोशिश करते हैं। अभी देखिएगा आज ये काफ़ी बड़ा है, शायद एक से ज़्यादा बनानी पड़े, बट बताइएगा कैसा लगा। और जिसके पास अगर 2012 का क्वेश्चन पेपर है तो उसमें पेस्ट कर दीजिएगा, खासकर जो स्पॉट द एरर पे जो क्वेश्चन है उनको कॉपी पेस्ट उस पर कर दीजिएगा। शायद मैं अगली बार उसको बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।